जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने नया आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि 1100 करोड़ के बैंक घोटाले के आरोपी बीजेपी पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष मोहित कंबोज और एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने मिलकर आर्यन खान को वसूली के लिए फंसाया है। मलिक ने कहा है कि एनसीबी द्वारा पहले हिरासत में लिया गया ऋषभ सचदेवा उसका साला है। मलिक ने पहले ही आरोप लगाया कि ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गावा और आमिर फर्नीचर वाला को एनसीबी ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया था। उन्होंने ये भी कहा है कि ऋषभ सचदेवा ने आमिर फर्नीचर वाला और प्रतीक गावा के जरिए आर्यन खान को क्रूज पर बुलाया था। मलिक ने कहा है कि मोहित कंबोज 1100 करोड़ के बैंक घोटाले के आरोपी है, जो पिछले सरकार में कांग्रेस के नेताओं के पीछे घूमा करता था, लेकिन जैसे ही सरकार बदली वह बीजेपी में शामिल हो गया और दिंडोदी विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। मलिक ने कहा है कि चुनाव हारने के बाद मोहित को बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर जोरदार हमला करते हुए विवादित बयान दे डाला। राजभर ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जमीन में दफन कर दूंगा और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी में पिछड़े नेताओं को भी चुनौती दी और कहा है कि किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करके दिखाए। उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है तो केशव प्रसाद मौर्य जातिगत जनगणना पर बोलकर दिखाए, बीजेपी उनको हटा देगी। ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की छुट्टी कर दी और उस पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी ने 2017 में पिछड़ा सीएम बनाने की बात कही थी, लेकिन उत्तराखंडी को सीएम बनाना और केशव मौर्य देखते ही रह गए। राजभर ने आगे बोलते हुए कहा है कि बीजेपी में जितने भी पिछड़े लोग हैं, पीएम मोदी और अमित शाह से मिलकर मांग करे कि यूपी में किसी पिछड़े को सीएम पद के लिए घोषित करे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को 2022 में जमीन में दफना दूंगा और अखिलेश को सीएम बना दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक संपन्न हो गई और यहां पर बड़ी चेतावनी दी गई है और बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। बैठक में लगभग 342 लोगों ने भाग लिया। भूपेंद्र यादव ने कहा है कि आज की इस कार्यकारिणी का समापन संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और उन्होंने अपने महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भाजपा की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी मंत्रियों को भी दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कोरोना की वैश्विक त्रासदी हम सभी को पिछले लगभग 2 वर्ष से घेर रखा है। विश्व कि सभी देश इस त्रासदी से ग्रसित है। इसी कारण एक लंबे अंतराल के बाद लगभग 1.5 वर्ष बाद भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो रही है। इस बार पार्टी ने एक अनोखी पहल की है। अभिभावक माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी अपने अपने निवास पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने निवास स्थान से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा बने। पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल की दामों पर कटौती की है और क्रमशः 10 रुपये प्रति लीटर और 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की। इन नई कीमतों में आधी रात से लागू हो गई है और ईंधन पर मूल्य वर्धित कर कमी की घोषणा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा है कि यह पिछले 20 वर्षों में पहली बार है जब राज्य ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है। पंजाब के मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती से राज्य सरकार को सालाना 900 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बुधवार को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती की घोषणा की है। उत्पाद शुल्क की कम करते हुए उन्होंने केंद्र के राज्यों से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का आग्रह किया था। इसके बाद कई बीजेपी शासित राज्यों ने वैट में कमी की घोषणा की। अब कांग्रेस शासित राज्य पंजाब ने भी वैट में कमी की घोषणा की। बीते दिनों गोवा में भाजपा सरकार पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को अपने आलोचकों को निशाने पर लिया। सत्यपाल मलिक ने एक कार्यक्रम में कहा है कि मैं किसानों के मुद्दे पर कुछ कहूंगा तो विवाद बन जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरे कुछ शुभचिंतक चाहते हैं कि मैं कुछ कहूँ और कुछ करूँ। मलिक ने आगे कहा है कि कुछ लोग फेसबुक पर लिख देते हैं, राज्यपाल साहब अगर इतना महसूस कर रहे हो तो इस्तीफा क्यों नहीं देते। मुझे आपके पिताजी ने राज्यपाल नहीं बना
बनाया और मैं वोट से बना था। मुझे दिल्ली में 2-3 बड़े लोगों ने राज्यपाल बनाया था और मैं उनकी ही इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूँ। जब वो मुझसे कहेंगे कि हमें दिक्कत है, छोड़ दो, तब मैं यहाँ इस्तीफा दे दूंगा और 1 मिनट भी इस पार्टी में नहीं रहूंगा। मलिक ने जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार के बाद गोवा में भी व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि गोवा में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख के कारण ही मेरा तबादला मेघालय किया गया था। अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मलिक ने पहले भी इसे लेकर कहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए बिना डर के बोलता हूं। इससे पहले वह केंद्र सरकार से ओर से लाए गए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन भी कर चुके हैं। सत्यपाल मलिक यह भी कहा है कि अगर किसानों का प्रदर्शन जारी रहा तो मैं अपने पद से इस्तीफा देकर उनके साथ खड़े होने के लिए भी तैयार हूं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वो गरीबों को मुफ्त राशन योजना की मियाद को 6 माह और बढ़ा दे। पार्टी के सांसद सौगात राय ने कहा है कि वह इस संबंध में जल्द पीएम मोदी को पत्र लिखेंगे। यह आग्रह उन खबरों के बीच किया गया है जिनमें कहा गया है कि यह योजना 30 नवंबर के बाद बंद की जा सकती है। यह योजना पिछले साल मार्च में कोरोना महामारी के चलते शुरू की गई थी, क्योंकि लाखों लोग लॉकडाउन व काम धंधे ठप होने से बेहाल हो गए थे। तृणमूल की वरिष्ठ सांसद रॉय ने पत्रकार से चर्चा में कहा है कि वह जल्द ही इस बारे में पीएम मोदी को पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा है कि देश के गरीब लोग अब भी महामारी के भयावह प्रभाव से जूझ रहे हैं। यदि इस योजना को बंद कर दिया गया तो गरीबों को मुश्किल हो जाएगी। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कहा कि मुफ्त राशन की योजना को जारी रखने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। अर्थव्यवस्था में रिकवरी और खुले बाजार में विक्रय योजना के लिए भरपूर अनाज मौजूद है, इसलिए योजना की मियाद बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर, मुख्तार अब्बास नकवी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेता इसमें शामिल हुए। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने वर्चुअली बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हाइब्रिड रूप में आयोजित किया। बैठक में 2022 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370, किसान, पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता की मौत को लेकर प्रस्ताव भी पास हुआ। इसके अलावा यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के चुनाव को लेकर प्रोटेंशन और प्रेजेंटेशन भी हुई। भारतीय जनता पार्टी राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअली भाग लेने के बाद पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने यह जानकारी दी है। बता दें कि दिल्ली में रविवार को भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 10 साल बाद सियाद भाजपा सरकार को बाहर कर दिया था। वहीं आम आदमी पार्टी 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में 20 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शिरोमणि अकाली दल केवल 15 सीटें ही जीत सकी और जबकि भाजपा को 3 सीटें ही प्राप्त हुई थी। जी हां, आपकी इन सभी खबरों पर क्या रहे? आपको क्या लगता है जो कार्यकारिणी बैठक हुई इसमें सरकार ने, केंद्र सरकार ने सही फैसले किए हैं? आपकी इस पर क्या रहे? कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल-पल की खबर जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।